Hello students, this is fourth lecture on topic electric potential from chapter electrostatics. In today's lecture, let us obtain the expression for electrostatic potential energy due to dipole when dipole is kept in external electric field. अब इस डायग्राम में देखो, horizontal lines are shown. Horizontal lines are parallel and equispace. They represent uniform electric field which is directed rightward. ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है. They are separated by the distance 2n. तो ये जो structure है, this structure is called as electric dipole. Two equal and unlike charges separated by the distance is called as what? Electric dipole. तो ए बी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस विच आर फॉर्मिंग द डाइपोल, यानी Q इंटू 2L. Q इंटू 2L ये हो गया डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? along the axis from A to B. जैसे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ वैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू तक. जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में होता है एस पोल टू एन पोल, या एस पोल की जगह माइनस क्यू चार्ज है और एन पोल की जगह प्लस क्यू चार्ज है. तो ए बी बार ये हो गया डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर पी से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है Q इंटू 2. तो डायग्राम में ये जो पैरेलल एंड इक्वी स्पेस लाइन्स है, दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. इनटू दैट फील्ड ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट such that dipole moment P bar is making an angle theta with electric field E bar. क्योंकि ये P बार का डायरेक्शन है ए बी बार और ये हॉरिजॉन्टल है E का डायरेक्शन, तो दोनों में एंगल है थीटा. दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इनटू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अभी होगा क्या? चार्ज प्लस क्यू पे फोर्स एक्ट होगा, दैट इज क्यू इंटू ई. चार्ज माइनस क्यू पे भी फोर्स एक्ट होगा, दैट इज माइनस क्यू ई, क्योंकि ये रिपेल होगा और ये अट्रैक्ट होगा. तो there are the two forces acting on charge Q and acting on charge minus Q. ये जो दो forces होते हैं, they are equal in magnitude, opposite in direction, act at two different points, and their lines of action are parallel. मतलब they are separated by non-zero distance. So they form a structure called as couple. And whenever couple acts on the dipole, dipole used to rotate. So ability of couple to rotate the dipole is called as torque या moment of force या moment of couple. उसका फॉर्मूला क्या होता है जो मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा लास्ट ईयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. यानी डायग्राम से क्यू ई इंटू एन बी, लेकिन एन बी ये थीटा का अपोजिट साइड है, तो ये 2L साइन थीटा है. ये ट्राइंगल ले लो ए एन बी, इसमें थीटा को अपोजिट साइड कौन है? एन बी. ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई इंटू एन बी, लेकिन एन बी क्या है? थीटा का अपोजिट है, तो एन बी का वैल्यू हो गया 2L साइन थीटा.
कैसे? NB अपॉन AB, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? QE, force into 2L sin theta. Q into 2L, this product is a electric dipole moment into E sin theta. अभी राइट हैंड साइड है P sin theta, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? P bar cross E bar. This is the torque acting on the dipole when dipole is kept in external electric field. ठीक है? अभी ऐसे एज्यूम करो कि external agent does the work and rotate the dipole through an angle delta theta. मैं रिपीट करता हूँ. External agent does the work and rotate the dipole through an angle d theta. So what is the work done? Work done is product of torque and displacement, जो आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है. लीनियर में वर्क डन होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. रोटेशनल में होता है वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन? ये आ गया. dW is equal to torque into angular displacement. टॉर्क क्या था? P sin theta, ये यहाँ पे. So dW is equal to PE sin theta, ये टॉर्क का रिप्लेसमेंट into d theta. ये हो गया सैंपल ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल d theta. तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मानो एजेंट डज द वर्क and rotate the dipole so that angle between vector P and vector E changes from theta 1 to theta 2. ठीक है? तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सैंपल वर्क PE sin theta d theta from theta 1 to theta 2. क्योंकि एजेंट ने काम किया, जो एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड E थीटा 1 था वो थीटा 2 तक इंक्रीज किया. ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? हम लोग डाइपोल नहीं बदल रहे तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट. एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो ये फॉर्मूला. तो टोटल वर्क डन इज PE minus cos theta, where theta changes from theta 1 to theta 2. अभी थीटा का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो PE माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो माइनस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस. तो सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आ जाएगा. This is the work done by an agent to rotate the torque in external electric field so that angle between vector P and vector E changes from theta 1 to theta 2. So this work is with the deflected electric dipole in the form of electric potential energy. ठीक है? तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दिया, मैं पढ़ता हूँ. Electric potential energy of an electric dipole in electrostatic field is work done in rotating the dipole for zero energy position to desired position. ठीक है? अभी यहाँ जीरो एनर्जी पोजीशन का मीनिंग क्या है? नॉर्मली क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का एक पोजीशन रहेगा जहां से आप रोटेट करना चाहते हो, वो पोजीशन, उसको आप बोलोगे जीरो एनर्जी पोजीशन. मानो आपने उसको थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट किया तो ये नया पोजीशन, राइट? तो जीरो एनर्जी पोजीशन मतलब द पोजीशन ऑफ डाइपोल फ्रॉम वेयर यू आर अबाउट टू रोटेट इट. ये जीरो एनर्जी पोजीशन हो गया. और आप तो जीरो एनर्जी पोजीशन में एंगल कितना रहेगा? थीटा 1. ये कुछ भी हो सकता है. आपने रोटेट किया थ्रू एन एंगल थीटा,
तो नया एंगल कितना रहेगा, थीटा 2। तो जीरो एनर्जी पोजीशन मतलब थीटा 1 फिक्स रहेगा और आप थ्रू थीटा 2 रोटेट करते हो। जैसे देखो, थोड़ा डायग्राम भी सामने रखो। हाँ, एज्यूम करो जीरो एनर्जी पोजीशन में डाइपोल जो है परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। मतलब कैसे, वापस में बोलता हूँ, जीरो एनर्जी पोजीशन मतलब क्या, जीरो एनर्जी पोजीशन मतलब क्या, वेर इट पजेस जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ये जीरो एनर्जी पोजीशन। तो थीटा 1 का वैल्यू आपको डिसाइड करना है, तो जीरो एनर्जी पोजीशन। मानो आपने थ्रू एन एंगल थीटा 2 रोटेट किया, तो ये नया पोजीशन। कुछ नहीं, सिंपल, आप लोग थीटा 1 और थीटा 2 फिक्स करना है। देखो जैसे दो केसेस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बुक में एक ही है, दो। पहला केस, if zero energy position of dipole is that it is held perpendicular to the electric field। मतलब कैसे, डायग्राम में देखो, मानो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, पहला आपने इसे परपेंडिकुलर पकड़ा है ऐसे। अगर ये डाइपोल परपेंडिकुलर है तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया वर्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हॉरिजॉन्टल। ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड पी का डायरेक्शन और ये हो गया डायरेक्शन ई का। तो शुरू में ये एंगल कितना है दोनों में, 90 डिग्री, राइट। तो जीरो एनर्जी पोजीशन, मानो ये डाइपोल परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री ले लो और थीटा 2 का वैल्यू थीटा ले लो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, ये फॉर्मूला था। हम लोगों ने जीरो एनर्जी पोजीशन क्या लिया कि डाइपोल को वर्टिकल पकड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा 1 है 90 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करो, थीटा 1 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 हो गया 0 माइनस ये cos थीटा हो गया। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, पीई माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला मिला। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल when its zero energy position is perpendicular to the field, ये वाला। अभी हम लोग इसको अलग अलग केसेस अप्लाई करते हैं। एक, अगर हम लोगों ने वहां से उसको रिलीज किया सो दैट न्यू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब वो पहला वर्टिकल था, फील्ड हॉरिजॉन्टल था, आपने रिलीज किया और डाइपोल थ्रू 90 डिग्री रोटेट हुआ। अगर डाइपोल थ्रू 90 डिग्री रोटेट हुआ तो डाइपोल वेक्टर वेक्टर ई को पैरेलल हो गया, मतलब वेक्टर ई एंड वेक्टर पी दोनों पैरेलल हो गए, राइट। तो दोनों में एंगल कितना आ गया, अभी 0 डिग्री आ गया। अगर वो एंगल 0 डिग्री आ गया मतलब थीटा 2 0 हो गया, मतलब थीटा 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस पी। तो दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पीई। ये एनर्जी निगेटिव है और कम है, राइट। इट इज व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डाइपोल। स्टेबल मतलब अभी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है और कम से कम पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं वापस बोलता हूं, अगर आप शुरू में डाइपोल को वर्टिकल पकड़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री। ये हो गया जीरो एनर्जी पोजीशन, मतलब आप यहां से छोड़ना चाहते हो, तो थीटा 1 0 ले लो, थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, ये वाला माइनस पी कॉस थीटा। अभी रिलीज करने के बाद वो अलग अलग पोजीशन अटेन कर सकता है, तो कुछ स्टैंडर्ड पोजीशंस लेते हैं।
मानो आपने रिलीज किया और वो डायपोल कैसे हो गया, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मतलब एंगल बिटवीन पी बार एंड ई बार, ये थीटा है, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना हो गया, 1। तो एनर्जी हो गया निगेटिव, इससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है, और अभी टॉर्क भी नहीं एक्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। ओके, दूसरा, शुरू में ये वर्टिकल है, डायपोल वर्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। आपने रिलीज किया, तो डायपोल हॉरिजॉन्टल होने के बजाय उल्टा हो गया, वापस वर्टिकल हो गया। तो कितना एंगल से रोटेट हुआ हो, 90 डिग्री से। ध्यान दो कैसे रोटेट होगा हो, मैं वापस डायग्राम में दिखाता हूं। ये वर्टिकल था ऐसे ऊपर, और ये भी वेक्टर था। जैसे आपने रिलीज किया वो उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वैसे ही रहेगा, और डायपोल मोमेंट वेक्टर नीचे चला गया। तो एक्चुअली वो 90 डिग्री नीचे चला गया। 90 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो एंगल कितना आ गया, थीटा टू 90 डिग्री। जब थीटा टू 90 डिग्री आ गया तो ये जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया। दिस इज अ जीरो एनर्जी पोजीशन, क्योंकि जैसे थे हो गया, एंगल बिटवीन उतना ही रहा ना 90 डिग्री, दैट इज वाई। ओके, आपने रिलीज किया और मानो वो थ्रू 180 डिग्री रोटेट हो गया। 180 डिग्री रोटेट होगा मतलब कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है राइटवर्ड एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर हो गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन लेफ्टवर्ड, अपोजिट हो गया। दैट टाइम ये एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पीई, और ब्रैकेट वैल्यू -1 हो जाएगा प्लस पीई। अभी उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पीई, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, जीरो एनर्जी हम लोगों ने डिसाइड किया था, एंगल कितना था, 90 डिग्री, तो वो जीरो एनर्जी पोजीशन था। जीरो एनर्जी पोजीशन में डायपोल कैसे रहेगा, वर्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, तो एंगल 90 डिग्री, जीरो एनर्जी पोजीशन है। अगर रिलीज किया और डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पैरेलल हो गया, तो दोनों में एंगल थीटा जीरो हो गया, तो एनर्जी हो गया माइनस पीई। तो एनर्जी भी कम है और टॉर्क भी एक्ट नहीं हो रहा है, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने रिलीज किया, डायपोल रोटेट होके एंटी पैरेलल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। तब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पीई, पॉजिटिव हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो कैसे है, एक स्टोन अगर आपने अर्थ सरफेस पे रखा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वो इक्विलिब्रियम में है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वो इक्विलिब्रियम में, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने वो स्टोन को कुछ हाइट पे पकड़ा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन आपने पकड़ के रखा है तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन छोड़ोगे तो नीचे रिलीज होगा। तो हाइट वाला पोजीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अर्थ पे रखा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और छोड़ के वो सेंटर की तरफ जाएगा, अर्थ के सेंटर, तो अर्थ की सेंटर ये जीरो एनर्जी पोजीशन। ऐसे सेकंड केस भी आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो, जीरो एनर्जी पोजीशन कैसे। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, डायपोल को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रखा पहले ही, तो शुरू का एंगल थीटा 1 कितना ले लिया, जीरो। थीटा 2 का वैल्यू बाद में जो भी आएगा, तो लेट इट बी थीटा 2 की जगह।
तो फॉर्मूला हो जाएगा पीई कॉस 0, ये थीटा बनता और ये कॉस थीटा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन जीरो एनर्जी पोजीशन इज पैरेलल टू द फील्ड। अभी वापस देखो, अगर ये थीटा कितना लिया हम लोगों ने, 0 डिग्री लिया, मतलब जैसे थे यही पोजीशन, रोटेट ही नहीं किया, मतलब 0 डिग्री एंगल है दोनों में, तो 0 एनर्जी पोजीशन हो गया। आपने थ्रू 90 डिग्री रोटेट किया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अगर ये 90 डिग्री लिया तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन इक्विलिब्रियम है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये 180 से रोटेट किया तो ये वैल्यू 2p हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें दो अनस्टेबल, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम आता ही नहीं। ठीक है, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड का डेफिनेशन प्रिपेयर करें। वर्क इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज। वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा। तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ले लो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल पर कूलम, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में भी पढ़ाया था। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? It is the unit used to measure the smallest value of energy. Define कैसे करोगे? Simple. Amount of energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. Amount of energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. सिंपल लैंग्वेज, एक बैटरी ले लो, मानो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक शिफ्ट करने के लिए बैटरी जो काम करेगा वो काम कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल कन्वर्शन है, कन्वर्शन याद रहेगा तो भी बहुत है। ठीक है, ये आप जो है रिपीटेडली देखो ना, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं। 1 नेक्स्ट पार्ट, ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगला पार्ट, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए करो प्रिपेयर। कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंपल है, सरफेस on which at every point electric potential is same is called as equipotential surface. Surface on which at every point electric potential is same is called as equipotential surface. तो ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस डायग्राम में देखो, ये पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे ये जो लाइंस बाहर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, हम लोगों ने पढ़ा। फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ आप कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स ड्रॉ करो। कॉन्सेंट्रिक स्पीयर जो है, हर स्पीयर को आप बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस स्पीयर के सभी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। तो स्पीयर के जो सभी पॉइंट है वो सेंटर चार्ज से अगर एक सेम डिस्टेंस पे होंगे तो सभी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा, सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। पेपर पे ड्रॉ करोगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे। अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स क्या है, चार्ज है, मतलब चार्ज इज रिसाइडिंग अलोंग द लेंथ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेंगे,
चार्ज अगर लाइन है तो कोएक्सियल सिलेंडर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पॉइंट सोर्स के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लाइन चार्ज के लिए कोएक्सियल सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मानो एक वॉल है यहाँ पे, राइट? तो वॉल से जितने लाइन स्टार्ट होंगे सामने के वॉल पे टर्मिनेट हो रहा है। तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे रहेंगे? पैरेलल एंड इक्वी स्पेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या रहेंगे? प्लेन्स पैरेलल टू द वॉल। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये खाली स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है। ये देखो, ये प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं, कंटिन्यू लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। यहाँ पे ये लाइक चार्जेस है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अभी सब जगह देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको सरफेस को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या स्टेटमेंट है जो आपको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। जो मैंने अभी बोला मैं वापस पढ़ता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस। ये कुछ पॉइंट्स है। फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, potential surfaces are concentric spheres. For line charge, potential surfaces are coaxial cylinders. For uniform electric field, potential surfaces are parallel to each other. For electric dipole, potential surfaces are what? Concentric spheres around those charges. दोनों के लिए ये सब characteristics जो है 6 के 6 MCQs है। The surface of charge conductor is always equipotential surface. So electric charges on the surface are always stationary. क्योंकि surface अगर equipotential है तो surface पे residing charge migrate नहीं होंगे क्योंकि surface पे potential difference नहीं है. That is all. और बाकी जो properties है नीचे के 6 ये दिख रहे हैं. All the properties are similar to the properties of electric lines of force. जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं होते। जिस रीजन में पोटेंशियल सरफेसेस क्राउडेड रहेंगे, क्लोजली पैक रहेंगे, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, राइट? ये सब प्रॉपर्टीज आपको प्रिपेयर करना है। अभी ये जो टॉपिक है ये प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरत नहीं है, ये टाइम पास है। ये एक और ये दूसरा टॉपिक पढ़ लो आप। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट रहेगा तो जो डाउट सॉल्विंग लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हो सके तो चारों लेक्चर साथ में देखो। थैंक यू।